अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। आज की वीडियो है किंग लियर के बारे में। किंग लियर एक वर्ल्ड फेमस ट्रेजेडी है जिसे लिखा है वर्ल्ड फेमस प्ले राइट विलियम शेक्सपियर ने। किंग लियर बर्तानिया का बादशाह है और ये बूढ़ा हो चुका है। अब वो वर्कलोड को बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो अपनी सल्तनत को अपनी बेटियों में तकसीम करता है और बाद में उसके बुरे नताइज से भुगतने पड़ते हैं जो कि उसकी मौत तक जा पहुंचते हैं। सो वेलकम टू माय चैनल लर्निंग स्टूडियो 786। कहानी शुरू करने से पहले हम ट्रेजिक प्ले किंग लियर के बारे में थोड़ा सा इन डिटेल डिस्कस करते हैं। इस प्ले को लिखा है विलियम शेक्सपियर ने जो कि हमारा राइटर है, वर्ल्ड फेमस प्ले राइट है। और इसकी डेट ऑफ बर्थ अप्रैल 1564 और डेट ऑफ डेथ अप्रैल 1616 है। ये प्ले 1605 और 1606 के दरमियान ही लिखा गया और इसे 1608 में क्वार्टो एडिशन में पब्लिश करवाया गया। अगर इस प्ले की जेनर के बारे में बात करें तो ये एक ट्रेजिक प्ले है, यानी वो प्ले जो कि ट्रेजेडी हो, यानी ऐसा प्ले जिसका इख्तिताम हीरो की डेथ पर हो। ये प्ले 5 एक्ट्स पर मुश्तमिल है, यानी इसको 5 एक्ट्स में बनाया गया है। अब इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है किंग लियर, यानी किंग ऑफ ब्रिटेन, बर्तानिया का ये बादशाह है। इस प्ले का ट्रेजिक हीरो भी। ट्रेजिक हीरो की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि वो एक नोबल पर्सन होना चाहिए और इसमें हमाशिया करैक्टर फ्लॉ, यानी उसमें अपने किरदार की खामी की वजह से उसका डाउनफॉल होगा, यानी उसको वहाँ पे जवाल आएगा और कहानी का एंड हीरो की मौत पर वाक़ होता है। किंग लियर बूढ़ा हो चुका है और इसकी 3 बेटियां हैं, गोनरिल, रिगन और कॉर्डिलिया। सबसे यंगेस्ट बेटी है कॉर्डिलिया। गोनरिल और रिगन बहुत बड़ी फ्लैटरर्स हैं, यानी ये बहुत ज़्यादा फ्लैटरी करती है, जबकि कॉर्डिलिया एक बहुत ही सिंपल और लविंग डॉटर है। इस प्ले में गोनरिल और रिगन अपने बाप की यानी किंग लियर की सल्तनत पाने के लिए झूठ बोलती हैं, फ्लैटरी करती हैं, जबकि कॉर्डिलिया बहुत सिंपल है। ये हकीकत में अपने बाप से सच प्यार करती है और बिल्कुल भी ये खुशामद नहीं करती। गोनरिल और रिगन की शादी हो चुकी है जबकि कॉर्डिलिया की अभी शादी नहीं हुई। नेक्स्ट कैरेक्टर है कैंट। कैंट बहुत ही वफादार है किंग लियर का। ये किंग लियर का बहुत ही वफादार दरबारी है जो इसे हमेशा से अच्छे मशवरे देता है और इससे अपने बाप की तरह प्यार करता है। नेक्स्ट है अर्ल ऑफ ग्लोसेस्टर। जो अर्ल ऑफ ग्लोसेस्टर है वो भी बिल्कुल किंग लियर की तरह ही है। ये भी किंग लियर से बहुत ज़्यादा ईमानदार है और इससे इसका बहुत फेथफुल दरबारी है, लेकिन इसमें वही खामी पाई जाती है जो किंग लियर में है। ये भी अपनी औलाद को पहचानने में गलती करेगा। इसके 2 बेटे हैं, एडमंड एंड एडगर। एडमंड इसका इलेजिटिमेट बेटा है, यानी नाजायज़ औलाद है, जबकि एडगर इसका जायज़ बेटा है और ये ईमानदार भी है। एडमंड हकीकत में एडगर से बहुत ज़्यादा जेलस होगा और ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा प्लानिंग करेगा ताकि वो एडगर की जगह ले सके। नेक्स्ट कैरेक्टर्स हैं ड्यूक ऑफ एल्बनी एंड क्रोमवेल। ड्यूक ऑफ एल्बनी हस्बैंड है गोनरिल का और क्रोमवेल हस्बैंड है रिगन का। ड्यूक ऑफ एल्बनी एक ईमानदार और काइंड शख्स है, जबकि क्रोमवेल रिगन और गोनरिल की तरह ही मक्कार और चापलूस है। अब 2 मजीद किरदार आते हैं, वो है बरगंजी और किंग ऑफ फ्रांस। ये दोनों कॉर्डिलिया से शादी करना चाहते हैं और उसी का प्रपोजल लेकर आए हैं। कहानी शुरू होती है किंग लियर से जो बर्तानिया का बूढ़ा बादशाह है और इसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। वो एक सेरेमनी मुनक्कद करता है। होना तो ये चाहिए था कि वह अपनी सल्तनत को अपनी तीनों बेटियों में इक्वली डिवाइड कर देता, लेकिन यहाँ पे वो इस सेरेमनी में शर्त ये रखता है कि वो अपनी बेटियों को कहता है कि आप आकर मुझे बताएं कि बादशाह से वो कितना प्यार करती हैं और बादशाह इसी हिसाब से अपनी सल्तनत अपनी बेटियों में तकसीम करेगा। बादशाह इस सेरेमनी में अपने तमाम दरबारियों को भी बुलाता है, जिसमें कैंट और अर्ल ऑफ ग्लोसेस्टर भी मौजूद होते हैं जो कि उसके बहुत ही वफादार दरबारी हैं। इसके अलावा ड्यूक ऑफ बर्गंडी और किंग ऑफ फ्रांस भी वहीं पे मौजूद होते हैं। बादशाह की बेटियां गोनरिल और रिगन जो कि बहुत मक्कार और फ्लैटरर्स हैं, वो बादशाह की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती हैं। वो कहती हैं कि इस कायनात में मौजूद हर चीज़ से ज़्यादा वो किंग लियर यानी अपने बाप से मोहब्बत रखती हैं
और बादशाह तो बहुत ज़्यादा खुशामद पसंद करता है, वो अपनी तारीफ़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, वो अपनी इन दोनों बेटियों गॉनरिल और रीगन की बातों से बहुत ज़्यादा खुश होता है। जब कॉर्डेलिया की बारी आती है तो वो फ्लैटरी को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो कहती है कि मैं अपने बाप से उतना ही प्यार करती हूँ जितना एक बेटी को करना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। बादशाह कॉर्डेलिया से बहुत ज़्यादा नाखुश होता है और अब वो अपनी सल्तनत में इसे बिल्कुल भी कोई हिस्सा नहीं देता। वो आधी सल्तनत गॉनरिल और आधी सल्तनत रीगन के नाम कर देता है। वो बड़ा क्राउन अपने सर पर ही रहने देता है, जबकि 2 क्राउन ला के रीगन एंड गॉनरिल को दे देता है और लिया को अब डाउरी में कुछ भी नहीं मिलेगा। अब बादशाह ड्यूक ऑफ बर्गंडी और किंग ऑफ फ्रांस से कहता है कि अब हम आप दोनों में से कॉर्डेलिया से कौन शादी करना चाहता है। बरगंडी भी शादी करने से इनकार कर देता है, क्योंकि अब कॉर्डेलिया के पास तो कुछ भी नहीं है और इसकी सल्तनत में अब कोई भी हिस्सा उसे नहीं मिलेगा। जबकि किंग ऑफ फ्रांस जानता है कि कॉर्डेलिया एक बहुत अच्छी लड़की है और इसकी जो खूबियां हैं इसकी वजह से अब किंग ऑफ फ्रांस इससे शादी करना चाहता है, तो बादशाह कॉर्डेलिया की किंग ऑफ फ्रांस से शादी करवा देता है। कॉर्डेलिया रुखसत होने से पहले यानी फ्रांस जाने से पहले अपनी सिस्टर्स गॉनरिल और रीगन को मिलती है और उन्हें कहती है कि अपने वालिद यानी किंग लियर का अच्छे से ध्यान रखना। तो वो दोनों कहती हैं कि जाओ जाओ तुम जाओ, हम अपने बाप का अच्छे से ध्यान रखना जानते हैं और हमें नसीहतें मत करो। कॉर्डेलिया अब किंग ऑफ फ्रांस के साथ चली जाती है। बादशाह के इस फैसले पर कि कॉर्डेलिया को कुछ नहीं दिया जाएगा, इसका एक बहुत ही फेथफुल दरबारी है केंट। वो बादशाह को कहता है कि ये बहुत ही गैर मुंसिफाना फैसला है और वो इस फैसले को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो किंग लियर को केंट पे भी बहुत गुस्सा आता है और उसे कहता है कि 5 दिन के अंदर अंदर इस मुल्क से चले जाओ और अगर छठे दिन तुम इस मुल्क में नज़र आए तो वो तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। तो वो केंट को भी अपने मुल्क यानी बरतानिया से निकाल देता है। कहानी के साथ साथ एक और कहानी चलती है जिसे हम सब प्लॉट भी कह सकते हैं, वो है अर्ल ऑफ ग्लूसेस्टर, जो कि किंग लियर का बहुत ही करीबी दोस्त है और बिल्कुल किंग लियर की तरह के ही वो फैसले करता है। इसके 2 बेटे हैं, एडमंड और एडगर। एडमंड उसका नाजायज़ बच्चा है यानी इलेजिटिमेट सन है और एडगर उसका जायज़ बेटा है जो कि बहुत ही ईमानदार है। ये भी किंग लियर जैसे फैसले करता है और ये अपने बेटों को पहचानने में गलती करता है। यहाँ पे एडमंड एक बहुत ही चालाक इंसान है। वो अपने बाप यानी ग्लूसेस्टर के पास जाकर कहता है कि एडगर ने ग्लूसेस्टर को मारने की प्लानिंग की है, यानी कि वो अपने बाप को कत्ल करना चाहता है। और ग्लूसेस्टर भी अपने बेटों को पहचानने में गलती कर लेता है। वो एडमंड की बात मान लेता है और वो एडगर को कत्ल करने का हुक्म जारी कर देता है। जब एडगर को इस बात का पता चलता है तो वो वहाँ से भाग जाता है और किसी गांव में जाकर पुअर टॉम के नाम से रहना शुरू कर देता है। ये तो था कहानी का सब प्लॉट। अब मेन कहानी की तरफ आते हैं। किंग लियर ने अब सारा कुछ अपनी दोनों बेटियों गॉनरिल और रीगन को दे दिया है। अब उसने कॉन्ट्रैक्ट ये किया है कि वो आधा टाइम गॉनरिल और आधा टाइम रीगन के यहाँ रहा करेगा। अब बादशाह ने, क्योंकि वो बादशाह रहा है और उसकी बादशाहों जैसी जो क्वालिटीज़ थी और उसके अंदर आदतें थी वो ख़त्म नहीं हो पा रही, इसने अपना क्राउन, जो सबसे बड़ा क्राउन था, वो अपने पास रखा है। किंग का लक़ब यानी टाइटल भी इसने अपने पास ही रखा है। तीसरी अहम चीज़ ये कि इसने 100 नाइट्स भी अपने साथ रखे हैं ताकि उसे कभी एहसास हो कि वाकई वो भी बादशाह है। अब बादशाह अपने एग्रीमेंट के मुताबिक सबसे पहले गॉनरिल के यहाँ ठहरता है। गॉनरिल शुरू में तो अपने वालिद का बहुत ख्याल रखती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी आदतों से तंग आ जाती है और चिड़चिड़ी सी हो जाती है। वो बादशाह को इग्नोर करना शुरू करती है और साथ ही अपने सर्वेंट्स को कहती है कि उसके बादशाह यानी किंग लियर को अब बहुत ज़्यादा फेवर ना दी जाए, उसके सारे ऑर्डर्स को तस्लीम भी ना किया जाए। आहिस्ता आहिस्ता वो बादशाह से उसका क्राउन भी ले लेती है। बादशाह भी उसका बदलता हुआ लहजा, उसका बदलता हुआ रंग जो है वो देख रहा है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता, वो चुप रहता है। एक दिन गॉनरेल आके किंग लियर से बात करती है कि बादशाह सलामत, आप मेरे पास रहे, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मसला ये है कि आपने ये जो अपने साथ 100 नाइट्स रखे हुए हैं ना, इस पे मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, तो इससे मेहरबानी करके कम करके 50 कर लें। अब बादशाह तो इस लहजे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। किंग लियर
गॉनरिल से कहता है कि तुम वही हो ना जो कहती थी कि दुनिया की तमाम चीज़ों से मुझे आपसे ज़्यादा प्यार है, अब क्या हुआ? बादशाह अब गॉनरिल से नाराज़ होकर रिगन की तरफ चल पड़ता है और अपने नाइट्स के साथ सफ़र शुरू कर लेता है। दूसरी तरफ गॉनरिल एक लेटर लिखती है, वो लेटर लिखती है रिगन को और उसमें लिखती है कि जैसा कि तुम जानती हो कि किंग लियर को अपनी शाहाना आदतें जो है वो उससे बहुत मजबूर है, वो उसे कम नहीं कर सकता, इसलिए मैं तो उसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। जब ये लेटर देती है वो अपने सर्वेंट को और उसे कहती है कि किंग लियर के रिगन के पास पहुंचने से पहले पहले ये लेटर जो है वो रिगन तक पहुंचा दो। तो व्यूअर्स, यहाँ पे एक है करैक्टर कैंट, जिसे बादशाह ने जिलावतन कर दिया था, यानी बैनिश कर दिया था, लेकिन वो अपने मुल्क से नहीं जाता बल्कि भेस बदलकर कैस के नाम से आकर वहाँ पे रहने लगता है और किंग लियर का सर्वेंट बन जाता है। जब बादशाह वहाँ से जाता है रिगन की तरफ तो कैंट भी साथ चल पड़ता है। तो बादशाह कैंट को पहले भेजता है ताकि वो पहले से रिगन को इन्फॉर्म कर दे कि बादशाह उसके पास रहने के लिए आ रहा है। जब कैंट पहुंचता है रिगन के पास तो वहां उसे गॉनरिल का सर्वेंट मिलता है। तो कैंट को शक होता है, तो वो उस सर्वेंट को पीटता है, मारता है। रिगन को कैंट की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है, तो वो उसको जंजीर में बंधवा देती है। जब बादशाह वहां पे पहुंचता है और वो देखता है कि कैंट वहां पे जंजीर से बंधा हुआ है, तो वो गुस्से में बोलता है। तो रिगन कहती है कि ये मेरा महल है, यहाँ पे मेरा ही हुक्म चलेगा। और दूसरी बात वो ये कहती है कि मैं अपनी सिस्टर गॉनरिल की तरह नहीं हूँ, वो तो आपको 50 नाइट साथ रखने का कह रही थी, लेकिन अगर आपने मेरे पास रहना है तो सिर्फ 25 नाइट्स के साथ ही रहना होगा। तो बादशाह को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है और वो शॉक्ड हो जाता है और वहीं से वो महल से निकल जाता है। अब वो रात बहुत तूफानी है, हर तरफ तूफान है, तेज हवाएं चल रही है और बारिश है और बादशाह क्रेजी मैन की तरह वहां पे भटक रहा है और वो पागलों की तरह चिल्ला रहा है कि मैं बादशाह हूँ, मैं बादशाह हूँ। कैंट जो केस के नाम से वहां पे रह रहा है, वो उस जंजीरों से बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके छुटकारा हासिल करता है और वहां से भागता है बादशाह को तलाश करने के लिए। वो बादशाह को तलाश कर रहा है, किंग लियर को तलाश कर रहा है, तो उसे बिल्कुल भी किंग लियर नहीं मिलता। तो अचानक एक जेंटलमैन इसे मिलता है। वो जेंटलमैन कैस को बताता है कि मैंने बादशाह को देखा है, वो फूल के साथ गली में फिर रहे थे और जगह भी बताता है। कैस यानी कैंट इस बात पर खुश होकर उसे अपना पर्स जो है इनाम के तौर पर देता है और फिर उसे अपनी रिंग देकर कहता है कि ये रिंग ले जाओ और कॉर्डिलिया के पास फ्रांस में जाना और उसको बताना कि उसके बाप का क्या हाल है यहाँ पर। अब गॉनरिल जो है वो रिगन के घर पहुंचती है। रिगन, गॉनरिल और क्रॉमवेल तीनों मिलकर सबसे पहले अर्ल ऑफ ग्लुसेस्टर का जो घर है वो बंद करवा देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि किंग अगर पनाह लेने जाएगा तो वो ग्लुसेस्टर के घर जाएगा। तो वो वहाँ पे बंद करवा देते हैं ताकि किंग वहाँ भी ना रह सके। अब कैंट जो कि केस के नाम से रह रहा है वो पहुंचता है किंग लियर के पास और उसे लेकर एक कंट्री साइड में जाता है, जहां पे वो एक झोंपड़ी में रहना शुरू कर देते हैं। तो व्यूअर्स, ये जो झोंपड़ी है ये एडगर की है। एडगर वहां पे पुअर टॉम के नाम से रह रहा है, तो ये वहां पे उसकी झोंपड़ी में क़याम करते हैं। दूसरी तरफ जब कॉर्डिलिया को पता चलता है कि उसके बाप की बहुत बुरी हालत है, उसे बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है, तो वो किंग ऑफ फ्रांस से कहती है कि मुझे आर्मी दीजिए, किंग लियर की मदद करना चाहती हूँ। तो वो वहां से आर्मी लेकर रवाना हो जाती है ब्रिटेन की तरफ। सब प्लॉट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अर्ल ऑफ ग्लुसेस्टर को लेटर मिलता है फ्रेंच फोर्स की तरफ से। अर्ल ऑफ ग्लुसेस्टर ये बात डिस्कस करता है एडमंड के साथ कि फ्रेंच फोर्स ब्रिटेन पर हमला करने वाली है और वो भी किंग लियर का साथ देगा। जब वो ये बात इसे बताता है तो एडमंड बहुत ही शातिर इंसान है, वो अपने बाप से धोखा करता है और ये सारी बात जाकर वो क्रॉमवेल को बताता है कि फ्रेंच आर्मी किंग लियर की मदद करने के लिए आ रही है और अर्ल ऑफ ग्लुसेस्टर उसका साथ देगा। अर्ल ऑफ ग्लुसेस्टर किंग लियर की मदद करने के लिए उस झोंपड़ी में पहुंच जाता है जो कि उसके बेटे एडगर की है, लेकिन उसे नहीं पता कि ये मेरे बेटे एडगर की है। जब उस झोंपड़ी में पहुंच जाता है तो वो
फ्रेंड को कहता है कि किंग लियर को लेकर डोवर कैसल में चले जाओ। वहां पर कॉर्डेलिया फ्रेंच आर्मी के साथ किंग लियर की मदद करने को पहुंच जाएगी और मजीद ये कहता है कि अगर तुम यहाँ पे रुके तो गॉनरिल, रिगन एंड क्रॉमवेल मिलकर तुम्हें यानी किंग लियर को कत्ल करवा देंगे। उधर कॉर्डेलिया डोवर कैसल में पहुंच जाती है और वहां पे वो अपनी एक पार्टी को भेजती है ताकि किंग लियर को तलाश किया जाए। तो वो सोल्जर्स की पार्टी जो है वो किंग लियर को तलाश करके कॉर्डेलिया के पास ले जाते हैं। कॉर्डेलिया देखती है तो उसके बाप की बहुत बुरी हालत है, तो वो अपने बाप की बहुत अच्छे से केयर करती है, उसके साथ अच्छा सलूक करती है, उसे तसल्ली देती है। तो किंग लियर आहिस्ता आहिस्ता यानी उस मेंटल कंडीशन है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। अब क्रॉमवेल को फ्रेंच फोर्स के बारे में एडमंड ने बताया था। तो क्रॉमवेल क्या करता है कि एडमंड को अर्ल ऑफ ग्लौसेस्टर मुकर्रर कर देता है और जो अर्ल ऑफ ग्लौसेस्टर होता है उसे पकड़ने के लिए अपने सिपाही भेजता है। और वो क्या करता है कि गॉनरिल को कहता है कि ड्यूक ऑफ एल्बनी के पास जाओ और उसे कहो कि फ्रेंच फोर्स से मुकाबला करने के लिए हमारी मदद करे। ड्यूक ऑफ एल्बनी गॉनरिल को साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि तुमने अपने बाप के साथ बहुत गलत किया और अब मैं किंग लियर के साथ मुकाबले में तुम्हारी मदद हरगिज नहीं करूंगा। क्रॉमवेल के आदमियों ने ग्लौसेस्टर को पकड़ लिया और उसे पकड़कर क्रॉमवेल के पास ले आए। क्रॉमवेल और रिगन इंतहाई गुस्से की हालत में तलवारें लेकर उसकी आंखें निकालने लगे। यहाँ पे मौजूद सर्वेंट ने ग्लौसेस्टर को बचाने के लिए तलवार निकाली तो वो क्रॉमवेल से मुकाबला करने लगा। तो इसी मुकाबले के दौरान क्या हुआ कि क्रॉमवेल को बहुत ज़्यादा जख्म आ गया, लेकिन रिगन ने उस सर्वेंट को भी कत्ल कर दिया और ग्लौसेस्टर की दोनों आंखें निकाल दी। तो वहाँ पे ग्लौसेस्टर ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए पुकारने लगा, एडमंड एडमंड। तो उन्होंने बताया कि एडमंड ने ही हमें बताया है कि फ्रेंच फोर्स की तरफ से लेटर तुम्हें मिला है। रिगन ने इसे बाहर फेंकवा दिया। तो वहां पे दो मुलाजमों ने मिलकर पुअर टॉम को ढूंढा और उसके पास ग्लौसेस्टर को पहुंचा दिया। वहां पे उसे पता चला कि एडगर यानी पुअर टॉम एडगर है। तो ग्लौसेस्टर शॉक्ड हो गया, खुशी और गम की हालत में। खुशी इस सूरत में कि एडगर उसका बेटा जिंदा है और उसके पास है, और गम इस सूरत में कि उसने उसके साथ बुरा किया है, ग्लौसेस्टर की मौत हो जाती है। अब एक मैसेंजर आकर इतला देता है कि क्रॉमवेल को जो जख्म आया था वो बहुत गहरा था और उसी जख्म की वजह से क्रॉमवेल की भी मौत हो गई है। अब जबकि ड्यूक ऑफ एल्बनी भी मदद करने से इनकार कर चुका है, क्रॉमवेल की मौत हो गई है, तो एडमंड को आर्मी का हेड मुकर्रर कर दिया जाता है। एडमंड बहुत ही शातिर इंसान है, बहुत ही ट्रिकी पर्सन है, ये बहुत बड़ा प्लेयर है, ये बहुत ही डैशिंग पर्सनैलिटी रखता है और इसी डैशिंग पर्सनैलिटी की वजह से गॉनरिल और रिगन इसकी तरफ बहुत ज़्यादा माइल हैं और उससे शादी करना चाहती हैं। यानी कि पहले तो उन्होंने अपने बाप को धोखा दिया, अब वो अपने शोहरों को भी धोखा दे रही थी। रिगन चूंकि उसका हस्बैंड क्रॉमवेल उसकी डेथ हो चुकी है, वो एडमंड से शादी करना चाहती है और गॉनरिल इससे बहुत ज़्यादा एनवियस होती है, बहुत ज़्यादा हसद में आकर अब वो अपनी ही बहन रिगन को जहर दे देती है और उसका कत्ल कर देती है। यहाँ पे एडमंड जो है वो गॉनरिल और रिगन दोनों को ही धोखा दे रहा है और दोनों से अलग अलग मोहब्बत का दावा करता है और शादी करने का वादा करता है। अब कॉर्डेलिया जो अपने बाप यानी किंग लियर को बचाने के लिए फ्रेंच आर्मी लेकर आई थी, तो वहाँ पे किंग लियर अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है और उससे माफ़ी मांगता है। कॉर्डेलिया जो बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होती और वो कहती है चलें कोई बात नहीं। कॉर्डेलिया की फौज यानी फ्रेंच फोर्स मुकाबला करती है ब्रिटिश आर्मी से जिसका हेड एडमंड होता है। बहुत बड़ी जंग होती है लेकिन कॉर्डेलिया हार जाती है, तो फ्रेंच फोर्स मुकम्मल तौर पर हार गई। तो फिर इसमें कॉर्डेलिया और किंग लियर को पकड़ लिया जाता है और उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। अब एडमंड एक कैप्टन को जेल में भिजवाता है कि जाओ कॉर्डेलिया और किंग लियर को कत्ल कर दो। जब वो कैप्टन को भिजवा देता है तो दूसरी तरफ से एडगर आ जाता है। एडमंड और एडगर में लड़ाई शुरू हो जाती है। एडगर एडमंड को कत्ल कर देता है। तो मरने से पहले एडमंड बताता है कि मैंने किंग लियर और कॉर्डेलिया को कत्ल करने के लिए कैप्टन भेज दिया है। तो एडगर सिपाही भेजता है कि जल्दी से जेल पहुंचो, कॉर्डेलिया और किंग लियर को बचा लिया जाए।
दूसरी तरफ अब गॉनरिल जेलिसी में आकर रीगन को जहर दे चुकी है ताकि वो खुद एडमंड से शादी कर ले। मगर जब उसे एडमंड की मौत की खबर मिलती है तो वो इंतहाई डेस्परेट होकर खुदकुशी कर लेती है। एडमंड के सिपाही कॉर्डेलिया और किंग लियर को बचाने के लिए जल्दी से चलते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो लेट पहुंचते हैं। कैप्टन पहले पहुंच जाता है और वो कॉर्डेलिया को कत्ल कर देता है, जबकि किंग लियर अपने बचाव में कैप्टन को मार देता है। जब सिपाही वहां पे पहुंचते हैं तो किंग लियर अपनी बेटी के पास बैठा रो रहा होता है और वो इस गम को बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब इसे ग्लौसेस्टर की भी इंतहाई दर्दनाक मौत का पता चलता है तो वो नढाल हो जाता है और वहीं पे किंग लियर की भी डेथ हो जाती है। केंट भी इंतहाई गम में खुद को ख़त्म करने के लिए वहां से चला जाता है और हर तरफ लाशों का ढेर लग जाता है। अब एंड पे कहानी में बचे ड्यूक ऑफ एल्बनी और एडगर। ड्यूक ऑफ एल्बनी बाद में बर्तानिया का बादशाह बनता है और यहीं पे कहानी का इख्तिताम होता है।